हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिक का बचा हुआ पोर्शन हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे और इसमें सबसे पहला चैप्टर आज हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो हाइड्रोकार्बन्स और इसमें क्वेश्चन भी लिख लो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिख लो द कंपाउंड या ऐसा लिख लो द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भाई। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होंगे, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहला हम पढ़ते हैं एल्केन्स, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एल्केन्स, फिर हम पढ़ेंगे एल्काइंस, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एल्केन स्टार्ट करेंगे और एल्केन्स में ऑलमोस्ट 2 लेक्चर लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन और एल्काइन करेंगे और फिर 4th लेक्चर में हम एरोमेटिक कंपाउंड करेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन होगा एल्कीन और एल्काइन से वो कवर करेंगे। तो 4 लेक्चर में अपने को हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एल्केन्स। भाई एल्केन्स किसे कहते हैं? एल्केन्स कैसे हाइड्रोकार्बन है? ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात की जाए वो क्या होगा? CnH2n+2। और बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो एल्केन्स का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? बिकॉज एल्केन्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड में कार्बन टेट्रावैलेंट होगा और टेट्रावैलेंट कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपने को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखना है। देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, या आप बोल सकते हो 112 पिकोमीटर, ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ये आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको हम 154 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक, और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो आपकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 98 किलो कैलोरी पर मोल होगी। ठीक, और यहां पे अगर बात की जाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की तो ये आपकी 84 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक, ये थियोरेटिकल चीजें हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ये आपका IIT 2010 में पूछा गया था। ठीक, और वहां पे उसने आंसर 98 किलो कैलोरी नहीं दिया था बल्कि क्या दिया था? 100 किलो कैलोरी पर मोल दिया था। ठीक, ये उम्मीद है आपने साथ के साथ लिख लिया होगा। तो इसको कवर करते हुए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एल्केन्स हैं इनका हम प्रिपरेशन सीखेंगे कि एल्केन बनाने के मेथड क्या क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो हम हेडिंग डालते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सिंपल लिख लो शॉर्ट में GMP ऑफ एल्केन्स, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आएगा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे को एल्कीन दे दी। ठीक, इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा मैं, हाइड्रोजन का 1 मोल दिया। ठीक, किसकी प्रेजेंस में? कैसे करूंगा? कैटालिस्ट क्या लेता हूं यहां पे? पीटी ले सकता हूं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल। इन तीनों में से कोई एक मेटल एज ए कैटालिस्ट लेते हैं, इसके सरफेस पे करवाएंगे। ठीक, फिर यहां पे आपका क्या बनेगा? ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। ठीक, यहां पे सीन एडिशन होता है, क्यों होता है अभी बता दूंगा। देखो यहां पे जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल आपको ये दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसकी रिएक्शन कराएगी किसके साथ? PT, PD या निकिल की प्रेजेंस में कराएगी H2 के साथ। तो क्या बनेगा?
इथीन से इथेन बन जाएगा। यहीं पे अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर प्रोपिन दिया रहता तो क्या बन जाएगा, प्रोपिन के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा ये, पीटी पीडी प्लेटिनम, पीटी पीडी या निकल की प्रेजेंस में क्या दे देगा, प्रोपेन देगा। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें। और यहीं पे ऐसे ही अगर आपको CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए किसकी प्रेजेंस में, पीटी पीडी या निकल की प्रेजेंस में, यहां पे H2 के आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, तो यहां पे भी क्या बनाएगा, प्रोपेन बना लेगा। ये समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो अपने को देखना है, एक बार बोर्ड पे देखो। देखो बिल्कुल सिंपल है। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे क्या होगा, ये मेटल सरफेस है, देखो ये मेटल सरफेस है, ठीक। यहां पे होता क्या है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, ठीक, हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी और यहां एडजॉर्ब होने के बाद हाइड्रोजन एक्टिव हो जाती है। फिर आपकी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन या एल्केन, जैसे ये है आपका, ये एल्कीन है, ठीक, तो ये एडजॉर्ब होगी, इसका ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, और ये यहां पे इसके साथ मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगी, मतलब मेटल पे एडजॉर्ब हो जाएगी। ऐसे समझ आ रही बात। अब तो ये एडजॉर्प्शन हुआ, फिर डिजॉर्प्शन होगा, और जब डिजॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसका ये टूटेगा। जब ये ऐसे टूटेंगे तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो इसके हाइड्रोजन की भी वैलेंसी फ्री है, कार्बन पे भी वैलेंसी फ्री है, तो क्या करेगा, चल भाई मेरे को भी लटका ले चल, ऐसे लटक जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है क्या इसमें, कर लोगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ऐड हुए, सो इट इज कॉल्ड सिन एडिशन, ठीक, सिन एडिशन। और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप यहां पे सिन एडिशन क्यों बता रहे हो। देखो कहां जरूरत पड़ेगी, सुनना ध्यान से। यहां पे अगर मेरे को ये दे दिया जाए 2 ब्यूटाइन, ठीक, और इसकी रिएक्शन दे दी जाए हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ, 1 मोल लिख के दे देगा, है ना, और यहां पे ये पीडी ले लिया मान लीजिए, तो अब क्या बनेगा, अब आप इसका आपको पता है अगर 1 मोल हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन कराओगे, एल्केन तो बनेगा नहीं, एल्कीन बनेगा। अब इसका सिस 2 ब्यूटीन बनेगा या ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा। तो सेम साइड से अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो आप समझते हो कि आपका क्या बनेगा, सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। ये फायदा है समझने का कि सिन एडिशन हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पीटी और पीडी जो रहते हैं, ठीक, इनका मेटल सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा सो ये रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर निकिल मेटल आपने यहां पे ली तो निकिल मेटल का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए हम निकिल मेटल के साथ ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, ठीक, और इसलिए इसको नेम भी दे देता है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम रेनी निकल ले लिया जाए, इसका मतलब क्या है, निकिल और एल्यूमिनियम अलॉय है इन पाउडर फॉर्म, ठीक, इन पाउडर्ड फॉर्म। अब देखो पाउडर्ड फॉर्म का क्या फायदा होता है, वो देखो, पाउडर्ड फॉर्म होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आपको कहेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई चीज, जैसे ये पेन है, ठीक, अब इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सारा सरफेस एरिया है इसका जहां पे मैं टच कर पा रहा हूं, ठीक। अब मान लीजिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, कट ऐसे कर दूं इसको, तो यहां पे है ना, जब ये टूटेगा तो एक साइड इसकी ऐसी आएगी, उस पे भी मैं टच कर पाऊंगा, फिर नेक्स्ट टुकड़ा जो होगा बीच वाला, उसके दोनों साइड सरफेस पे टच कर पाऊंगा, वो भी सरफेस एरिया होगा। तो अब नेक्स्ट वाले टुकड़े पे भी ऐसे दोनों साइड से, ठीक, नेक्स्ट वाले पे भी, तो ऐसे करके जितने ज्यादा टुकड़े करते जाएंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। यहां पे आपने पाउडर फॉर्म में लिया है तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे उनका सरफेस होगा चारों तरफ से, तो जितना ज्यादा पाउडर फॉर्म लोगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। और एज सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया इंक्रीज, ऐसे लिख लो, सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज होगा तो रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा।
समझ आई कि नहीं आई बात? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। तो ये फर्स्ट मेथड था आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सिंपल सा है कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन या एल्काइन, उसकी पीटी पीडी या निकल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। मेटल यहाँ पे किसका काम करती है, कैटालिस्ट का काम करती है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसको लिख लो। अच्छा, एक काम करना आपको, साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ना है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, जितना आज मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आप एनसीईआरटी पढ़ लें, या एक काम कर लें, जैसे ही एल्केन कंप्लीट हो जाएगा तो कल एल्केन की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। आप इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सेकंड हेडिंग डाल लो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी आरएक्स से कैसे बनाएंगे। देखो इसके दो मेथड है, आरएक्स से एल्केन बनाने के दो मेथड है। एक तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस, ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस, या तो हम ये करें। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, इसका रिडक्शन कर दें, रिडक्शन। ठीक, अब देखो जो हम रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस करते हैं, इसमें आप ये मान के चलो हम 5-6 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, और इसमें नेम रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है, जैसे वुड्स रिएक्शन आएगी। ठीक, सेकंड रिएक्शन की अगर बात की जाए वो आपकी फेटिक रिएक्शन आती है, लिख लेना साथ के साथ, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एक एक रिएक्शन को पढ़ेंगे। फिर थर्ड कौन सी आएगी, इसमें टाइम बचाया करो, साथ के साथ लिख लिया करो, वुड्स फेटिक रिएक्शन आएगी। ठीक, फोर्थ इज उलेमान कंडेंसेशन, उलेमान्स कंडेंसेशन, ये नेम रिएक्शंस हैं, ये अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, वुड्स रिएक्शन 2020 में पूछी गई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए उलेमान कंडेंसेशन के बाद कौन सी आएगी, फिफ्थ आपकी आती है, नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक, समझ आ गया? तो ये है आपकी रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस, ये 6 रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन इसमें दो टाइप से करते हैं हम। फर्स्ट हम करते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, एंड सेकंड वन इज विद मेटल एंड एसिड, विद मेटल एंड एसिड। ठीक, अब देखो ये जो टेबल आपकी बनी है ना, आज हमें ये सारी रिएक्शंस इस लेक्चर में करनी है, आज हम ओनली ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, टेबल तैयार है, लिखो, फिर 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन को करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, हेडिंग डाल लो वुड्स रिएक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले लिखो वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो वैसे ही समझ लो। होता क्या है, इसमें हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, अब क्या होगा, यहां पे आपकी हायर एल्केन्स बनती हैं जो सिमेट्रिक होती है। ठीक, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, या इसको एनसीईआरटी में ऐसे भी लिख देता है। देखो आरएक्स की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, 2 सोडियम के एटम लिए और 2 सेम मोल किसके लिए, एल्काइल हैलाइड के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, और इससे क्या बनेगा, एल्केन बनेगी। एल्केन कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन से ही समझ गए होंगे। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3Br, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, सोडियम के साथ, इसका एक और मोल ले लिया। ठीक, यहां पे क्या होगा, मैंने ड्राई ईथर ले लिया यहां पे। ठीक, तो क्या होगा, यहां पे ये NaBr निकल जाएगा और ऐसे दिखा दो CH3 बना सिमेट्रिक एल्केन। ठीक, प्लस 2 NaBr, ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। और लिखना चाहते हो और लिख दो, CH3 CH2Br प्लस 2Na प्लस CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, लिखना चाहो तो साथ के साथ लिख लो, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने वाली चीज समझ लेना। फर्स्ट लाइन थी वो समझनी थी, वो आपको समझ में आ गई होगी।
देखो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा आपका ब्यूटेन, ठीक है भाई, और 2NaBr। समझ आया कि नहीं आया? हायर एल्केन्स बनेंगी, ठीक। 2 कार्बन थे तो 4 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। और एक एग्जांपल और लिखना चाहते हो वो भी लिख लो। मान लीजिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दे दिया जाए, ठीक, और सिंपल ऐसा लिख के दे दे भाई, ये लिख के दे दिया Na ईथर, ठीक, ऐसा भी लिख के दे देना, आप समझ जाओगे क्या है। एल्काइल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होगी, और वुड्स रिएक्शन से क्या होगा, आप एल्काइल हैलाइड हटाओ और वहां पे एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड हटाओ और वहां पे क्या कर दोगे, एल्काइल ग्रुप को जोड़ दो, ये ऐसे तोड़ के यहाँ पे दूसरा ही वही एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। समझ आ रही बात? तो इसमें क्या बनता है, हायर सिमेट्रिक एल्केन्स बनती है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? ठीक, कर लोगे? एक बार इसको लिख लो। अब इसके मैकेनिज्म समझाऊंगा। वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 टाइप से होता है, एक तो रेडिकल मैकेनिज्म, एक आयोनिक मैकेनिज्म। दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, दोनों अपने को अच्छे से करना है। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट डाउन करो, मेरे साथ साथ लिखना है। इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट ये है, इन वुड्स रिएक्शन 2 मोल ऑफ सेम अल्काइल हैलाइड आर टेकन, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिक हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड, सिमेट्रिक हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। वैसे भी ये अंडरस्टूड ऊपर लिखा हुआ, देखो 2 मोल दिए हमने, ठीक, और सिमेट्रिक हायर एल्केन बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो लैंग्वेज में, ताकि याद रहे आपको। अब देखो नेक्स्ट अपने को इसका मैकेनिज्म करना है। वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आपका 2 टाइप से होता है। क्या लिखेंगे, वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। ये आपका 2 टाइप से है। देखो इसमें एक तो आएगा रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक, रेडिकल मैकेनिज्म, एंड सेकेंड वन इज आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक, ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहीं पे आपको समझना है, बेस्ट है, ठीक। रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ट है और आयोनिक मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट है रेडिकल मैकेनिज्म, तो हेडिंग डाल लो रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया कि 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड के ले लिए और उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन, और भी प्रोडक्ट बनेंगे। और क्या बन सकता है, और आपका यहां पे एक ये बन सकता है इथेन, और एक बन सकता है आपका इथीन। समझ आ रही बात? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक, और ये आपका एसोसिएशन का प्रोडक्ट है, ठीक। ये दोनों आपके माइनर प्रोडक्ट होंगे और ये दोनों आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट हैं। ये क्या हुआ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना, स्पेलिंग ठीक कर लेना, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब देखो यहां पे क्या हुआ होगा, अब यहां एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो सबसे पहले जो सोडियम है वो सोलवेंट में यानी ईथर में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये करेगा अटैक किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा, फ्री रेडिकल का काम करेगा। और फ्री रेडिकल क्या करेगा भाई, फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा, ये तो सबको पता है ना। तो ये जो बॉन्ड है, अब देखो इस बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलर यही बॉन्ड है। जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वही सबसे इजीली टूटता है। तो इसलिए सबसे पहले इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक, और इस पे अटैक करेगा तो इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। तो जैसे ही इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा क्या क्या मिलेगा, एक तो इथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा आपको और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक।
अब देखो ये भी फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी न किसी के साथ जाकर के पेयरिंग करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है फ्री रेडिकल हमेशा, या बोल दो सिंगल इलेक्ट्रॉन हमेशा बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो जाके किसी के साथ पेयरिंग करेगा तभी तो उसने अटैक किया है। तो जैसे ही ये पेयरिंग करेगा, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। पहले सोचो किसके साथ करेगा भाई, ये कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके साथ पेयरिंग कर लेगा जाके, और ब्रोमीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि किसी के पास किसी अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है किसी और के पास से आता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो -1 चार्ज, 2 आता है तो -2 चार्ज, 3 आता है तो -3 चार्ज, ये सिखाया है। अब देखो नेक्स्ट यहां पे अपना ये रेडिकल बन गया, तो रेडिकल मैकेनिज्म में अब क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन में देखो क्या होता है, एसोसिएशन की अगर यहां पे बात की जाए, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 ये इथाइल फ्री रेडिकल और ये इथाइल फ्री रेडिकल दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 बना लेंगे। ठीक, एक तो ये केस होगा। दूसरा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब इसमें देखो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहां पे यही है, इथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक, इथाइल फ्री रेडिकल के 2 मोल होंगे यहां पे। अब देखो यहां पे अब क्या होगा, ये जो है जैसे हमने उसमें बोला कि इस पे एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर दिया, मान लीजिए यहां पे जैसे 2 फ्री रेडिकल 2 मोल बन गए, तो ये भी हो सकता है कि इस पे हाइड्रोकार्बन पार्ट पे अटैक कर दे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो क्या है, बिल्कुल नॉन पोलर बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ी बहुत पोलैरिटी है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और पोलैरिटी है। तो ये अगर अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे अटैक करने की बजाय सीधा किस पे अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। तो क्या करेगा, अब देखो यहां से ये क्या करके दिखाएगा आपको, येलो कलर से शो कर देता हूं, यहां पे ये तो ले जाएगा इस फ्री रेडिकल को, ठीक, और ये कर लेंगे यहां पे पेयरिंग दोनों, ठीक। तो एक तो बनेगा इथेन और एक बनेगी इथीन। समझ आया कि नहीं आया, ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोडक्ट है, ठीक। तो हमेशा एसोसिएशन का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो 2 फ्री रेडिकल है वो बॉन्ड तोड़ने की बजाय, देखो अब बॉन्ड तोड़ेगा, टाइम लगेगा, स्लो स्टेप होगा, यहाँ पे क्या है, और एनर्जी भी कंज्यूम होगी। यहाँ पे क्या है, सीधा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 2 फ्री रेडिकल आकर क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, और जैसे ही वो दोनों एसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, दोनों को एसोसिएट करने से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे इसने क्या किया है, इस फ्री रेडिकल ने इस पे अटैक किया है, जब इसके ऊपर अटैक किया तो यहां पे इसका बॉन्ड तोड़ा है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जब अटैक कर रहा है एनर्जी चाहिए ना, तो बॉन्ड टूटेगा, स्लो स्टेप होगा, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना भी नहीं होगा, पहले बॉन्ड टूटा है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है और इसलिए यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होगा वो हमें देखना है। अब एक बार बोर्ड की तरफ देखो, यहां पे सोडियम है, सोडियम के 2 मोल है, वो क्या करेंगे, सोलवेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक, 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब क्या करेगा, यहां पे आपका इथाइल ब्रोमाइड जो है ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड पे जब अटैक करेंगे इसको तोड़ देंगे फ्री रेडिकल में, एक तो ये बनेगा इथाइल फ्री रेडिकल, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ठीक, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बताओ भाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे अगर बात की जाए, अब देखो 1 मोल हमारा अल्काइल हैलाइड का है और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, ठीक। ये क्या करेगा, जा करके इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आपकी NSR से क्या बन जाएगा, ये हायर एल्केन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये दोनों Br- क्या करेंगे, Na+ के साथ अटैच होकर NaBr बना लेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये NSR हुई है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने यहां पे इसका ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल का काम तो ब्रोमीन भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियोफाइल का काम जब ये कर सकता है
अल्काइल अनायन कर सकता है तो ब्रोमीन भी तो कर सकता है, हैलाइड आयन भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? अल्काइल ग्रुप की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि छोटा साइज है, ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये कम स्टेबल अनायन है, ठीक, वो ज्यादा स्टेबल अनायन है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ आ रही बात? तो इसलिए ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और NSR रिएक्शन करके यहाँ पे ये बना लेता है। समझ में आ गया? आयनिक मैकेनिज्म बिल्कुल ईजी है, ठीक। वैसे जो प्रीफर हम करते हैं वो रेडिकल मैकेनिज्म को करते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना लिखा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ RX। इसमें देखना क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ RX की अगर बात की जाए, यानी RF, RCl, RBr और RI में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां पे हमने क्या देखा भाई, चाहे आयनिक मैकेनिज्म हो चाहे आपका रेडिकल मैकेनिज्म हो, तो दोनों ही केस में आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और तभी रिएक्शन आपकी आगे बढ़ी है। अब जिसमें सबसे इजीली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होगा वही रिएक्टिव, उसी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और हम ये जानते हैं कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, फिर कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन सबसे मुश्किल से ब्रेक होगा, इसलिए उसकी सब रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और ये भी पता हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, यानी 2p2p ओवरलैपिंग है। वहां पे अगर बात की जाए कार्बन और आयोडीन यानी 2p5p ओवरलैप है, तो यहां पे 2p5p ओवरलैप होने की वजह से इजीली टूट जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अच्छा, यहां पे एक चीज और कर लेना, पीछे अगर जगह तो पीछे लिख लो। देखो मेरे पास तो यहां पे जगह है नहीं। यहां पे क्या होता है, अगर बात की जाए 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड की, तो 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड, देखो मेनली हम रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ये आपका एसोसिएशन का प्रोडक्ट देते हैं, ठीक, एसोसिएशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे आपका क्या बनेगा, हायर एल्केन्स बनेंगी, ठीक। और अगर बात की जाए टर्सरी हैलाइड की, तो टर्सरी हैलाइड वो क्या करेंगे, आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट देते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं होगी एल्केन्स बनाने के लिए। समझ आ रही बात? तो हम क्या लिखेंगे, नोट टर्सरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। ठीक है भाई, समझ आ रही बात? और इसमें भी सेम केस रहेगा। इसमें भी सेम केस क्यों रहेगा? क्योंकि देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर बात की जाए आयनिक मैकेनिज्म में भी सेम केस रहेगा। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो यहां पे जब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और जब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, जब यहां पे टर्सरी हैलाइड पर जाकर के अटैक करेगा, मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया आपने, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो इस पे जाकर के जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां पे आपको पता है यहां पे E2 मैकेनिज्म फास्ट होगा, ना कि SN2। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक। तो E2 को फेवर करते हुए ये भी क्या कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट इनमें वुड्स रिएक्शन से नहीं बनता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन से हायर एल्केन्स बनती है। कर लेंगे नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो क्रॉस वुड्स रिएक्शन, हेडिंग डाल लो क्रॉस वुड्स रिएक्शन। देखो भाई अभी तक हमने क्या किया, सेम एल्काइल ग्रुप लिए थे, दोनों मोल सेम लिए थे। अब हम अगर डिफरेंट ले लें तो इसमें लिख लेना व्हेन 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर टेकन। ठीक। इसमें देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक तो मैंने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा ले लिया मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड। ठीक। अब इसकी रिएक्शन कराई सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखो क्या बनेगा, एक तो मान लो आप मिथाइल फ्री रेडिकल बना, एक इथाइल फ्री रेडिकल बना, तो दोनों एसोसिएट कर जाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपेन बनेगा। और मान लीजिए मिथाइल ही मिथाइल के साथ एसोसिएट कर जाए तो इथेन बनेगा। मान लीजिए इथाइल ही इथाइल के साथ एसोसिएट कर जाए तो ब्यूटेन बनेगा। ये होगा, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो ये जो क्रॉस वुड्स रिएक्शन से हम एल्केन बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक। इसका रीजन क्या है, यहां पे ये 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे, इन तीनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि यहां पे जो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बना,
इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है और बहुत ही कम डिफरेंस होने के कारण हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाना एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। या ऐसा बोल दो, इसमें अपने को बहुत अच्छा यील्ड नहीं मिलता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था नीट 2020 में, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो सबसे पहली बात तो ये हो गया, ये अच्छा मेथड नहीं है। फिर भी मान लीजिए अगर बोले कि ये बनाना ही है, फिर इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा तीनों में? मान लीजिए बना करके ही दे दिया, बोला ये बना ही दिए, अब तीनों में मेजर बताओ, तो मेजर आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक। और ये दोनों क्या होंगे? माइनर प्रोडक्ट होंगे। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक। ये क्या है? सेल्फ एसोसिएशन है, ये सेल्फ एसोसिएशन है, सेल्फ एसोसिएशन के प्रोडक्ट है, ठीक। और वो क्या है? वो क्रॉस एसोसिएशन का प्रोडक्ट है। समझ आई कि नहीं आई बात? कर लेंगे ऐसे। अब यहां पे लिख लो जो बात मैंने बताई है, नोट डाल के लिख लो, बल्कि क्रॉस वुड्स रिएक्शन इज नॉट ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkanes because separation of alkane becomes difficult due to very small difference in their boiling point, और इसमें ये भी लिख लेना however, साथ के साथ लिख लिया करो ये चीजें, however क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आ गया ये सबको? अब नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब लिखो ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन के ड्रॉबैक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रॉबैक तो यही है, सबसे छोटी एल्केन यानी मेथेन हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने मिथाइल ब्रोमाइड ही एग्जांपल ले लिया, तो मिथाइल रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे? इथेन बनाएंगे, हायर एल्केन बनेगी उससे, ठीक। यानी इसलिए मेथेन तो नहीं बना सकते। मेथेन से छोटी एल्केन कौन सी है? वो सबसे पहली एल्केन है, तो वो जुड़ के उससे बड़ी एल्केन बनाएगी, हायर एल्केन बनाएगी, यानी मिथाइल रेडिकल जुड़ के इथेन बनाएंगे। तो पहला क्या लिखोगे? CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट क्या है? हमने यहाँ क्या बोला कि क्रॉस वुड्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिया, अगर हम एक कार्बन ओड नंबर कार्बन वाली एल्केन्स ले लें, ओड नंबर वाले कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लें, तो वो जब आपस में जुड़ेंगे क्या बनाएंगे? ओड मिलके क्या करते हैं? इवन बनाएंगे ना, 1 1 2 बनाते हैं, 3 3 6 बनाएंगे, 5 5 10 बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे? सिमेट्रिक एल्केन बनाएंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन की, ठीक। वैसे ही अगर दो कार्बन की जोड़ें, 2 2 की 4 4 4 की 8 8 8 की 16, तो वो भी क्या करेंगे? इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाएंगे। और अगर अपने को ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनानी है तो अपने को क्रॉस वुड्स के थ्रू जाना पड़ेगा। और हमने क्या बोला? क्रॉस वुड्स इज नॉट ए गुड मेथड, क्रॉस वुड्स अच्छा मेथड नहीं है। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे? ऑड नंबर ऑफ alkanes, odd number of carbon containing alkanes cannot be formed ऐसा लिखना, cannot be formed in good yield by Wurtz रिएक्शन, क्योंकि क्रॉस वुड्स से बनानी पड़ेगी और क्रॉस वुड्स में आपको पता है जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना, हमेशा सिमेट्रिक एल्केन बनेगी, वो आंसर लगा देना। पहला तो क्या है? मेथेन दे दिया,
दूसरा इथेन दे दिया, थर्ड वाई वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड लिख लो, बल्कि ये ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट रहेगी, यहां पे लिख लो इन गुड यील्ड, इन गुड यील्ड, ठीक। और ये दे दिया मान लीजिए फोर्थ में मैंने ये दे दिया आपको, ठीक। फिफ्थ पे ये दे दिया, सिक्स्थ पे ये दे दिया, ठीक। काफी है इतने। अब देखो पहला आपने देखा ये तो नहीं बनाई जा सकती, और यह सिमेट्रिक है, इजीली बनाई जा सकती है, ये नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ऑड नंबर कंटेनिंग है। अब ये देखो ये इवन नंबर कंटेनिंग, इसमें 4 कार्बन तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, हम बोलेंगे वो भी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक, क्योंकि वो क्रॉस वुड से बनानी पड़ेगी, सिमेट्रिक नहीं है ना। अब ये देखो ये वाली सिमेट्रिक आपकी ये बनाई जा सकती है, ठीक, ये बनाई जा सकती है क्या, इसमें कहीं सिमेट्री है क्या, नहीं, ये भी नहीं बनेगी, गुड यील्ड में नहीं बनेगी, बन तो जाएगी गुड यील्ड में नहीं बनेगी, ये बताना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नीट 2020, नीट एक सेकंड यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन है आपका नीट 2020 का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी formed in good yield by Ward's reaction, बता दोगे भाई। पहला एग्जांपल, पहला ऑप्शन क्या दिया गया था, एनहेक्सेन, ठीक, एंड सेकंड वन इज ये था आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक, एंड नेक्स्ट वन इज एनहेप्टेन, एंड फोर्थ वन इज एन ब्यूटेन। और मेरे ख्याल में इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बना करके देख लो, ये सिंपल है। एनहेक्सेन 1 2 3 कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लो, एन ईथर के साथ रिएक्शन करा दो, बना देगा एनहेक्सेन, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखना क्या है, नेक्स्ट वाले में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये देखो ये है 2 पे मिथाइल, ये 3 पे मिथाइल, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है, आप बीच में से तोड़ के देख लो इसको, सिमेट्रिक आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहे, दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो ये भी बनाई जा सकती है, ये भी बनाई जा सकती है। एनहेप्टेन अरे 7 की है, नहीं बनेगी, वैसे ही बता दी, चलो फिर भी देखना चाहो तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, बनेगी क्या, कहीं से तोड़ के देखो नहीं बनेगी। एन ब्यूटेन है, वेरी सिंपल है, बन जाएगी, है ना, इथाइल ब्रोमाइड ले लो, आराम से बन जाएगी। आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर। अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले जैसे ही मैंने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो पहले तो मैं ये स्ट्रक्चर बना लूंगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन का, तो यहां पे देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, ये हेक्सेन है और यहां पे ये मिथाइल 2 पे और ये 5 पे मिथाइल, ये स्ट्रक्चर बनेगा। कब बनाइए, किसके साथ रिएक्शन करके, एक कंपाउंड दे रखा है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे डाइथाइल ईथर दिया गया है, ठीक, और सोडियम के साथ रिएक्शन की है उस कंपाउंड ने, उस कंपाउंड का नेम क्या है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे पहचानूंगा, ऑप्शन पे जाने से पहले, एल्केन बन रही है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे एल्काइल क्लोराइड दे रखे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनता है, सिमेट्रिक कैसे बनता है, 2 सिमेट्रिक अल्काइल ग्रुप को जोड़ने से, तो इसको बीचों बीच तोड़ दो, सिमेट्रिकली तोड़ो, और उसको तोड़ने के बाद जो ये पार्ट बना आपका, ये जो बना, ठीक, यानी इसके ये क्या लगा हुआ है, ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल क्लोराइड है। अब ये देख लो क्या है आपका 1 2 3 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, लेकिन उसने ऐसा नेम दिया ही नहीं है। अगर हम इसको सिंपल बोलें क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल नहीं, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कॉमन नेम। समझ आया कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। इसको लिखो, फिर हम आगे इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन करेंगे, लिखो जल्दी से, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन,
इसमें देखो क्या करना है, यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए CH2 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 CH2, ये Cl, इधर भी Cl दे दिया, ठीक। इसकी रिएक्शन कराएगी किसके साथ, सोडियम ईथर के साथ, ठीक। तो आप समझ गए यहां पे क्या होगा, पहले तो फ्री रेडिकल बना लो, क्योंकि क्या है एन ईथर के साथ रिएक्शन दी गई है, किसकी, एल्काइल हैलाइड की, तो वुड्स रिएक्शन होनी है किसके थ्रू होगी, फ्री रेडिकल के थ्रू होगी। तो ये फ्री रेडिकल जैसे ही बनेगा आप क्या करोगे, इसको जोड़ दो, ठीक। ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बन जाएगी, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर यहां पे आपको ऐसा दिया रहता, देखो ये कितने की चेन हो गई, ये मान लीजिए 5 की चेन दे रखी है और ये दे रखा आपको, और यहां पे ऐसे लिख के दे दिया NaE2O, ये पता क्या है, डाईइथाइल ईथर है, ठीक। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, फ्री रेडिकल बना लो, ये बन जाएंगे, Cl हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, ऐसा बनेगा। तो क्या बना दोगे, देखो ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अब मान लीजिए इस रिएक्शन में अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहता, फिर क्या करते भाई, ये या यहां पे ऐसे दे दे Br दे दे, ठीक, और यहां पे लिख के दे दिया सिंपल सोडियम ईथर, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, दोनों अल्काइल ग्रुप को हटाओगे, फ्री रेडिकल बनाओगे, और फ्री रेडिकल बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक। ये आपका IIT एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए यहां पे ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, ये Br और यहां पे ये Cl रहता और यहां पे N ईथर रहता, सर सेम तो आपने लिख दिया, कर रहा हूं चेंज, यहां पे 2 मोल दे दिया, मान लीजिए इसके ब्रैकेट में यहां लिख देता 2 मोल, एक सेकेंड, ठीक, यहां पे ऐसे लिख के देते 2 मोल है। अब क्या करोगे, तो इस बार पता क्या होगा, अब हम यहां पे इन दोनों को तोड़ने की बजाय पहले उसे तोड़ेंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आपको पता है RBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Ri से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो आपको पता क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये Cl और यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे और आपस में यही जुड़ जाएंगे। तो यही जुड़ के क्या बना लेंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे, देखो दिख रहा आपको, ये ऐसे, समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे अगर एग्जामिनर आपको ऐसे कर देता CH2 CH2 Cl और ये Cl और यहां पे सेम रिएक्शन दे देता, क्या होता है यहां पे आपका, तो यहां पे आपको पता है CH2 फ्री रेडिकल बन गया था, CH2 फ्री रेडिकल बन गया था और क्या बन जाता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता, ठीक, समझ आ रही बात। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दे देता, क्योंकि लास्ट एग्जांपल है यहीं पे कर लेते हैं इसी पेज पे, ठीक। जैसे मान लीजिए ये अच्छा क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहां पे अगर एग्जामिनर आपको ऐसे बना के दे दे कि मैं तो ये करूंगा और इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं Na ईथर के साथ, अब क्या करोगे बोलो, ठीक। तो सीधा सा फंडा है, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ोगे और फ्री रेडिकल में जैसे ही तोड़ा तो ये दोनों को तोड़ दो, क्या बनेगा, ये ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा यहां पे। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां पे इसका जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, ठीक, ये क्या करेगा, यहां से ये बॉन्डिंग कर लेगा, ये यहां बॉन्डिंग कर लेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक। और फाइनली क्या बन जाएगा, देखो यहां पे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था और ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, बेंजीन बन गया, बहुत स्टेबल कंपाउंड, ठीक। ये आपकी इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन थी, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर एक एग्जांपल और आपको दे दिया जाए इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन का, जैसे ये दे दिया, ये इथीन है, इसके 1 और 2 कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए और इसकी रिएक्शन कराई गई सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब क्या होगा, देखो पहले तो आप फ्री रेडिकल बनाओगे, ये फ्री रेडिकल बने, इन फ्री रेडिकल से फिर क्या होगा, ये एसोसिएट कर जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर वुड्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं, फीटिक रिएक्शन। अब फीटिक रिएक्शन में बताओ भाई क्या होता है, बोलो। फीटिक रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। देखो यहां पे हम क्या करेंगे,
ये मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक। अब यहां पे क्या होगा देखो, यहां पे आपका बाइफिनाइल बन जाएगी, Cl हट जाएगा और दोनों फिनाइल जुड़ जाएंगी, बाइफिनाइल बन जाएगी, ठीक। यहां पे बस क्या है, अल्काइल ग्रुप जो है वो एरोमेटिक लिया है, इतना फर्क है। मान लीजिए नेक्स्ट अगर ऐसा कर दिया जाए, वुर्ट्ज-फीटिक रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो वुर्ट्ज-फीटिक रिएक्शन में क्या होगा भाई, यहां पे मान लीजिए क्या किया, एक तो CH3Cl ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, दूसरा आपने वही बेंजीन क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। तो यहां पे क्या बनेगा पता है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? टोलिन। तो टोलिन बनाने का मेथड सीख लिया आपने, वुर्ट्ज किसे, वुर्ट्ज-फीटिक से। वुर्ट्ज रिएक्शन, इसको लिखो वुर्ट्ज-फीटिक रिएक्शन, क्या लिखेंगे, वुर्ट्ज-फीटिक, ठीक, वुर्ट्ज-फीटिक रिएक्शन। समझ आ रही बात? और इसमें ये प्रोडक्ट भी बनेंगे आपके, ये इथेन और बाइफिनाइल, ठीक। लेकिन ये क्या होंगे, माइनर होंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? कर लेंगे ऐसे। वुर्ट्ज-फीटिक के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, उलेमान कंडेंसेशन। अब देखो भाई, उलेमान कंडेंसेशन ये भी बिल्कुल आसान रिएक्शन है। उलेमान्स कंडेंसेशन ध्यान रखनी है। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 2 मोल किसके लिए थे, बेंजीन क्लोराइड के लिए थे, तो इस केस में हम किसके लेते हैं, 2 मोल ही लेंगे। किसके लेंगे, बेंजीन आयोडाइड के। किसकी प्रेजेंस में लेंगे, इस बार Cu की प्रेजेंस में हीट करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड उलेमान कंडेंसेशन। समझ आ गया? अब नेक्स्ट देखो एक और, इसके बाद कौन सी आई थी अपनी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन आती है, ठीक। यहीं पे कर लेते हैं, छोटी सी रिएक्शन है वो भी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें क्या होता देखो भाई, हमने क्या बोला था, RX लिया, और RX भी ले सकते हो और अलग भी ले सकते हो, सेम अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। Zn की प्रेजेंस में हीट कर देना, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा R प्लस ZnX2, ठीक। सबसे खास बात क्या है इसकी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन की सबसे खास बात ये है कि यहां पे आप सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों ही अल्केन बना सकते हो, सिमेट्रिक एज वेल अनसिमेट्रिक अल्केन कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। जैसे वुड्स में क्या था, ओनली सिमेट्रिक बना रहे थे, इसमें दोनों बना सकते हो, सिमेट्रिक भी अनसिमेट्रिक भी। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो आपका मन करे वो ले। समझ आ रही बात? तो ये लिख लो। इसके बाद हमारी एक और रिएक्शन बची है, नेम रिएक्शन जो हम कर रहे थे वो है कोरे हाउस सिंथेसिस। जल्दी से इसको लिखो फिर उसको करेंगे। अब नेक्स्ट लिखो लास्ट नेम रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये हमारी 6th रिएक्शन है, कोरे हाउस सिंथेसिस। हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ। और अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, RX जो है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, लिथियम ईथर के साथ। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी कॉपर आयोडाइड के साथ। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम RX के साथ। वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। अल्काइल हैलाइड सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R प्लस लिथियम हैलाइड प्लस लिथियम आयोडाइड और कॉपर हैलाइड। समझ आ गई बात? अब देखो यहां पे अगर अल्काइल हैलाइड ये सेम ले लिया तो सिमेट्रिक एल्केन बनेगा, डिफरेंट ले लिया तो अनसिमेट्रिक एल्केन बनेगा। यानी हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन से सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों ही एल्केन बनाए जा सकते हैं। सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक एल्केन कैन बी फॉर्म्ड, एल्केन्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या है, यहां पे हम जो RX लेंगे ना, ठीक, R' जो लेंगे ये यहां पे 1 डिग्री लेते हैं या 2 डिग्री लेते हैं, ठीक। और जो 3 डिग्री अगर आपने ले लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी समझ में आ जाएगा। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब RX की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, लिथियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वहां पे क्या बनता है, अल्काइल लिथियम बनता है
और LiX बनता है, लिथियम हैलाइड बनता है। ठीक, ये RLi इसके 2 मोल किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कॉपर आयोडाइड के साथ। कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट प्लस लिथियम आयोडाइड। दिस इज डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। और ये आपको शायद याद आ रहा होगा, पहले हमने पढ़ा, दिस इज गिलमांस रीजेंट। दिस इज गिलमांस रीजेंट। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। कैसा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा देखते हैं। R-X है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ये R2LiCu क्या करेगा? यहां पे R- प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो R- क्या करेगा? जाकर के इस पे अटैक कर देगा, NSR हो जाएगी, और NSR होने के बाद R बन जाएगा। अब सोचो, अगर आपने यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड लिया रहता, चाहे ये लिया रहता, चाहे ये लिया रहता, अगर ये लिया रहता तो ये R- बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे R-X अगर लिया रहता तो ये इसके ऊपर जब अटैक करता तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती और एल्कीन बनती, ना कि एल्केन बनती। समझ आ रही बात? इसलिए इसमें भी 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री नहीं लेते। ठीक, और इसमें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्केन दोनों बनती है। समझ आ रही बात? तो ये था आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस। ठीक, जिससे हमने एल्केन्स बनाई है। तो 6th मेथड हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड। वो अपने को करना है, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, देखो इसमें ऊपर लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, सबसे पहले तो यही लिख लो, इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात? अब देखो क्या करना है। यहां पे अगर बात की जाए ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो कैसे बनाएंगे? RX की रिएक्शन अगर Mg ईथर के साथ करवा दी जाए तो क्या बनेगा? RMgX बनेगा। पहले ही हम पढ़ चुके हैं, दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। Gr लिखो हम इसको बार बार शॉर्ट में, और ये आपका R- देता है, न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम RH टाइप एल्केन देखेंगे। RH टाइप एल्केन कैसे बना सकते हैं? ठीक, देखो अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन, RMgX की रिएक्शन यहां पे एसिडिक H के साथ करवा दी जाए, एसिडिक H ले लिया जाए। ठीक, अब एसिडिक H कौन होता है? जब H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनसे जुड़ा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर आपका क्या दे सकता है? एसिडिक H दे सकता है, अल्कोहल एसिडिक H दे सकते हैं, फिनोल एसिडिक H दे सकता है। बोलो भाई, इसके अलावा और कौन आएगा? ठीक, और आपका नाइट्रोजन दे सकता है, अमोनिया, और यहाँ पे अगर बात की जाए ये प्राइमरी अमीन दे सकता है, और यहाँ पे अगर बात की जाए सेकेंडरी अमीन भी दे सकता है, और कौन दे सकता है? HCl भी दे सकता है, और एसिड्स भी दे सकते हैं, HBr भी दे सकता है। ठीक, और कौन दे सकता है? और अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, और बोलो भाई, जैसे हमारा ये भी दे सकता है, जब sp कार्बन से H जुड़ा हुआ हो तो ये भी एसिडिक H होता है। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, तो यहां पे सारे ये टूट करके ये एसिडिक H देंगे। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये एसिडिक H क्या करेगा? यहां से ये R- देगा, तो R- क्या बना लेगा? यहाँ पे ये RH बना लेगा। ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप ये मान के चलो, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहां से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इस साल पूछ लिया, फिर नेक्स्ट 2 ईयर नहीं पूछा। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो ये लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो आप यही लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां से ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे पूछा जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज बहुत आता है, तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही बनाना सीख लो। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
अगर Mg के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन क्या बनेगा, RMgX बनेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक। और ग्रिग्नार्ड रिजेंट यहाँ पे क्या देता है आपको, अल्काइल एनाइन देता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यानी ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। समझ आ रही बात। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे RH टाइप एल्केन बनानी है, एक तो RR टाइप होती है, एक RH टाइप एल्केन होती है, ठीक। कैसे बनेगी, जैसे RX मैंने RMgX ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन अगर यहाँ पे एसिडिक H के साथ करवा दी जाए तो क्या बन जाएगा आपका, RH बन जाएगा। समझ आ रही बात। कैसे बनेगा भाई, एसिडिक H क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कार्बन sp, ठीक। जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये एसिडिक H दे सकता है। आपकी अल्कोहल्स हैं, फिनोल है, ठीक, ये सब एसिडिक H दे सकते हैं। ये अमोनिया एसिडिक H दे सकता है। प्राइमरी अमीन आपका एसिडिक H दे सकता है। सेकेंडरी अमीन भी आपका एसिडिक H दे सकता है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या इसमें। और कौन दे सकता है, एसिड दे सकता है, ठीक। HX यहाँ पे बल्कि HX लिख लो, चाहे HCl लिख दिया कोई बात नहीं, HX भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये HX दे सकता है, ठीक। और कौन दे सकता है, अगर कार्बन sp से जुड़ा हुआ हो हाइड्रोजन, अगर कार्बन sp से जुड़ा हो वो भी एसिडिक H का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, 3.25 होती है। देखो अब क्या होगा, ये एसिडिक H दे रहे हैं सब, तो एसिडिक H जो दे रहे हैं वो जाकर के यहाँ पे R- के साथ जुड़ जाएगा और ये R- और H+ क्या बना लेंगे, RH बना लेंगे। समझ आ रही बात। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर आगे इस रिएक्शन में हम बढ़े तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इस रिएक्शन के हम। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए CH3 CH2 MgBr, ये सीधा ऐसे लिख के देगा, देखो MgBr नहीं, ये लिख के दे दिया आपको Br, इसकी रिएक्शन दे दी, पहले बोल दिया Mg ईथर के साथ, ठीक, और दूसरा बोल दिया आपको क्या, वाटर के साथ। तो यहां से क्या करोगे, पहले CH3 CH2 MgBr बनेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। और ये H कहां से आया है, वाटर से आया है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर ऐसे दे देता, ये आपको CH2 CH3, ठीक, और ये Br दे दिया, और यहां पे दे दिया पहला Mg ईथर के साथ, ठीक, और दूसरा दे दिया D2O के साथ। तो इस बार देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH3, पहले यहाँ पे MgBr लगेगा, फिर D2O से आकर के D लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोचो भाई, ये कायरल बना कि नहीं बना, इसके दो आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे, D और L, कर लेंगे ऐसे, ठीक। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहो साथ के साथ लिख लो। फाइंड द प्रोडक्ट obtained when phenyl magnesium iodide reflux with methanol, तब क्या होगा। अब कुछ तो ऐसे क्वेश्चन कुछ देखते ही छोड़ देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएगी, मेथेनॉल के साथ। क्या देगा, एसिडिक H देगा ना, तो एसिडिक H देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पे एनिसोल बना देंगे, कुछ फिनोल बना देंगे, कुछ फिनाइल आयोडाइड बना देंगे। अरे यार सिंपल बेंजीन बनेगा, ठीक, MgI हट जाएगा, वहां से एसिडिक H आ जाएगा, एल्केन बनानी है, ठीक। नेक्स्ट देखो RR टाइप एल्केन। अच्छा ये लिख लेना, ये आपका उसमें पूछा गया था AI-EEE में, जिसे आजकल JEE मेंस कहते हैं, ठीक। RR टाइप एल्केन, इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी बहुत सिंपल है। जैसे ये है RX है, इसकी रिएक्शन R-MgX के साथ करा दो। सेम लेना चाहो सेम ले सकते हो, डिफरेंट लेना चाहो डिफरेंट ले सकते हो। ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा, R प्लस MgX2। या ऐसे कर सकते हो, ये करा दिया, मान लीजिए CH3Br है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3CH2
MgCl के साथ, ठीक। तो यहाँ पे इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ये यहाँ करके यहाँ अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, तो NSR हो जाएगी। और NSR होने के बाद क्या बन जाएगा, NSR होनी है CH3 CH2 CH3 और Mg के एक Cl एक Br, ठीक। ये थी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, आपको अच्छे से करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ के नोट डाउन कर लो। कुछ भी नहीं है, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन एसिडिक एच के साथ करवाई जाती है, ठीक, ये एसिडिक एच आपकी हो सकती है, तो सीधा एल्केन बनाना है, ये सबसे अच्छी रिएक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। उन्होंने देखा यार ये क्या दे रखा, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये मेथेनॉल, या तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH लगेगा, या यहाँ पे आके CH3 लग जाएगा, या यहाँ पे आके OCH3 लग जाएगा, या Mg हट जाएगा। अपने आप सीधा तुक्का मारते रहते हैं। एक काम किया करो, पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्या दिया गया, क्या पूछा गया, सीधा ऑप्शन पे मत जाया करो। ऑप्शन पे जाओगे मिस्टेक होगी। अगर मैं यहाँ पे भी ऑप्शन लिख देता, आप 101% इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते, लेकिन मैंने नहीं लिखे, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, इसको समझो, नोट डाउन करो और यहाँ पे लिखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप इस क्वेश्चन में दोबारा कभी करोगे ना, कुछ दिन के बाद आप फिर से मिस्टेक करोगे, लेकिन आपको नहीं करनी है, नोट डाउन कर लेना। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड, और किसका करना है, एल्काइल हैलाइड का। तो हेडिंग लिख लो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल एंड एसिड, मेटल एंड एसिड, ठीक। ये ऐसे लिख सकते हो, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो कैसे करेंगे, एक बार इधर देखना, ये एल्काइल हैलाइड दे दिया आपने को, इसका रिडक्शन अगर हम कर दें मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन ये क्या देगा, एल्केन बना लेगा, ठीक। कैसे करेंगे, देखो एक तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एक हम ये भी कर सकते हैं जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ठीक। यानी ऐसे भी दे सकता है जिंक H+, एनसीईआरटी में तो सीधा लिख के देता है जिंक H+, ठीक। और क्या ले सकते हैं, ZnCuEtOH, ये भी ले सकते हैं। सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, सोडियम इथेनॉल को EtOH ही लिख लो, ठीक। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम, LiAlH4 H+ की प्रेजेंस में। और क्या ले सकते हैं, NaBH4 H+ की प्रेजेंस में। और क्या ले सकते हैं, और हम यहाँ पे ले सकते हैं HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये सब होंगे। और एक और आता है TPH, TPH की फुल फॉर्म क्या है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। ये आपकी TPH की फुल फॉर्म है। ये होता है आपका फिनाइल, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये H- दे देगा, ठीक। ये कर लेंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां पे आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दिए गए हैं। CH3Cl दे रखा है, इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाई गई ZnH+ की प्रेजेंस में, ऐसे लिख के दे रखा है। क्या बनेगा, यहां पे आपका बनेगा एक तो CH4 + HCl, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और यहीं पे इसने और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ये दे दिया CH3 CH2 Cl H2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिड, क्या बनता है, इथेन बन रहा है, ठीक। ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक। यहीं पे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए CH3 CHCl CH3 H2 जिंक के साथ H+ की प्रेजेंस में, क्या होगा, यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब अपने को है ना कुछ स्पेसिफिक रीजेंट है, जैसे LiAlH4 है, NaBH4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को एक बार अच्छे से करने हैं, ठीक। तो 1 by 1 कर ले। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो LiAlH4, ठीक। अब देखो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को रिड्यूस करता है, ये टर्सरी को नहीं करेगा। टर्सरी में क्या होगा, यहां पे बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, अभी समझ में आ जाएगा। तो लिख लो, इट इज ए स्पेसिफिक
specific reducing agent which reduces only primary and secondary halides, primary और secondary alkyl halide, while beta elimination पूरा नहीं आएगा क्या? लो यार, पूरा तो आना ही पड़ेगा इसको। However, beta elimination takes place in case of tertiary halide. However, while beta elimination takes place in case of tertiary halides। ठीक है, एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे दिया CH3CH2Cl, ठीक, यहां पे दे दिया LiAlH4 H+, ठीक, क्या होगा CH3 इथेन बन जाएगा। यहीं पे आपको दे दिया जाए सेकेंडरी हैलाइड, इस केस में क्या होगा LiAlH4 के साथ रिएक्शन दे दी गई तो इसमें भी रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? आपका क्या है, ये प्राइमरी हैलाइड था, ये सेकेंडरी हैलाइड है, तो यहां पे आपका प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। और अगर यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपको दे दिया जाए, यानी टर्सरी हैलाइड अगर दे दिया जाए, तो LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पे रिडक्शन नहीं होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा और आपकी यहां पे 2-मिथाइल प्रोपिन बनेगा। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये जो रिडक्शन होता ना, यहां पे एक्चुअल में क्या देता है, H- देता है, तो H- यहां पे अटैक करता है, ये बाहर निकलता है ऐसे। ठीक, ये H- है, ये H- है। अब टर्सरी के केस में H- का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है और बेस का भी काम कर सकता है, लेकिन टर्सरी हैलाइड एनायन की प्रेजेंस में इजीली SN2 रिएक्शन देते नहीं है। क्या देते हैं, ये यहां पे बेस का काम कर जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, तो बीटा एलिमिनेशन से E2 मैकेनिज्म से आपकी एल्कीन बन जाएगी। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो NaBH4। सेकंड हेडिंग क्या आ गई, NaBH4। अब इसमें क्या लिखोगे, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये प्राइमरी हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि ओनली सेकेंडरी और टेरसरी हैलाइड को रिड्यूस करता है। तो ये पॉइंट लिख लो, इट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, so reduce only secondary and tertiary halides। ठीक है भाई, यानी यहां पे अगर आप ऐसा करेंगे CH3CH2Cl इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक, और अगर यहां पे बात की जाए सेकेंडरी हैलाइड की, तो सेकेंडरी हैलाइड में अगर ट्राई करोगे, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी था, प्राइमरी को नहीं कर पाया, सेकेंडरी को ये रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट अगर बात की जाए टर्सरी हैलाइड की, तो टर्सरी हैलाइड के केस में क्या हो जाएगा, टर्सरी हैलाइड को थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या होगा CH3CH3CH3Cl, ये टर्सरी हैलाइड है, तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, यहां पे आपका एल्केन बना देगा। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, LiAlH4 के साथ करवाई थी, तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने H- दिया था और H- की वजह से वहां पे क्या हो गया था, एलिमिनेशन हो गया था, बीटा एलिमिनेशन। लेकिन यहां पे देखो ये H- जरूर देता है, H- ये भी दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक, तो यहां पे ये बहुत अच्छा H- नहीं दे रहा, इसलिए यहां पे एलिमिनेशन नहीं होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर आपको रिड्यूस कराना है तो आप क्या यूज करेंगे, समझ आ गया? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? भाई सिंपल सी बात है, वहां पे हम NaBH4 यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या लिखा आपने, TPH था एक, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक, तो ये इट इज ए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हैलाइड पार्ट को रिड्यूस करता है, बल्कि बाकी पार्ट को
अफेक्ट नहीं करेगा। इट इज ए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट विच reduce only halide part without affecting other part। ठीक, अदर पार्ट। बात समझ में आई? देखो एग्जांपल दे देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। Cl है, CH2 CHO, यहां पे उसने लिख के दे दिया TPH, तो TPH लिखते ही समझ जाना जहां पे Cl है वहां पे क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, CH3 CHO, एल्डिहाइड बना दिया। समझ आ रही बात? और यहीं पर अगर आप LiAlH4 ले लेते, इसका देखना क्या काम है, ये क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, जबकि ये CHO पार्ट को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक, इसका ये काम होता है। समझ आ रही बात? अगर जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया RCHO, यहां पे आपको देते LiAlH4, तो इस केस में पता क्या करते हैं, इस केस में हम इसका अल्कोहल बना देते हैं, पूरा भी रिड्यूस नहीं करते कि एल्डिहाइड से आप एल्केन ही बना दो। ठीक, अल्कोहल बनाएगा ओनली, तो 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और अगर यहीं पे आपको RCOR- दे दिया जाए, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे RCHR-, ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे अपने को करने होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना आपको कि किसका क्या यूज है, LiAlH4 का क्या यूज है, NaBH4 का क्या यूज है, TPH का क्या यूज है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिया, मिक्स कर सकता है क्वेश्चंस को। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे अब रिवीजन करते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, जैसे CH3 COCH3, ये एसीटोन दे दिया, और इसकी रिएक्शन मैंने दे दी LiAlH4 के साथ, और नीचे लिख दे दिया H+, तो आप क्या समझोगे, सीधा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो भाई, कीटोन से। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ दे दी, H+ के साथ, इसको हीट कर दिया, ऐसे लिख के दे दिया, तो आपको पता सेकेंडरी अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसकी रिएक्शन फिर करवा दो, किसके साथ, HBr के साथ करवाओ। ठीक, तो HBr के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CHBr बन गया, ये CH3, फिर इसकी रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ करवा दी, एक्वस KOH के साथ करवा दी, तो क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी, और SN2 होने के बाद ये यहां पे ये बन जाएगा। ठीक, और फिर मान लीजिए इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किसके साथ करवा दी, PCl5 के साथ करवा दी, और PCl5 के साथ करवाने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनाएगा आपका CH3 CHCl CH3। ठीक, फिर एक बार और देखो यहां पे, चलो अब इतना बता दिया, एक और बता ही देता हूं। फिर मान लीजिए वापस किसके साथ करवा दी, येलो पेन से कर दूं क्या, यहां पे मान लीजिए LiAlH4 के साथ करवा दी इन एसिडिक मीडियम। ठीक, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। समझ रहे हैं? तो एग्जामिनर आपको कुछ भी दे दे, आपको ना उसका मतलब पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। अगर आपको पता है कि ये LiAlH4 क्या करेगा, NaBH4 क्या करता है, HBr क्या करता है, PCl5 क्या करता है, एक्वस KOH का क्या काम है, अल्कोहलिक KOH का क्या काम है, तो ये सारे रीजेंट्स के क्या काम है, ये कहां पे क्या काम करते हैं, कहां पे कौन सा एक्शन लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन बनाएंगे, तो हेडिंग लिख लो, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल किसके साथ करते हैं, HI रेड फास्फोरस के साथ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया 1 प्रोपेनॉल की रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, HI रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या देगा, यहां पे प्रोपेन बना लेगा। ठीक, और यहां पे अगर मान लीजिए 2 प्रोपेनॉल दिया रहता तब भी ये रिएक्शन हो जाती, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, तो फिर से अगर HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन देता तो इस केस में भी आप प्रोपेन बना लेते। लेकिन अगर यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दे, यानी टर्सरी अल्कोहल अगर दे दे, उसकी रिएक्शन HI रेड फास्फोरस के साथ अगर करवाए तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो एसिड है HI और वो टर्सरी अल्कोहल है, तो एसिड की तरफ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी टर्सरी अल्कोहल की, आपको पता 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की, तो यहां पे एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और एसिडिक डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टर्सरी केस में ऐसा नहीं करते क्योंकि वहां पे आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, फ्रॉम कार्बोनिल सब्सटेंस, या ऐसा लिख लो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक, कैसे करेंगे? जैसे CO ग्रुप मिलेगा, चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका एसिड हो, तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं? HI को यूज करते हैं। HI रेड फॉस्फोरस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये CO को CH2 में बदल देगा, यानी एल्डिहाइड है या कीटोन हो, डायरेक्ट उसका क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। समझ आ रही बात? यहां पे और क्या यूज करते हैं? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, तो ये भी क्या करेगा? सीधा कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन बना देगा। नेक्स्ट एक और यहां पे आता है इसी सीरीज में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या यूज करते हैं? N2H4 बेसिक मीडियम में हीट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है, और यहां पे लिख लेना HI रेड फॉस्फोरस जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, कहीं पे लिख लेना। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और यहीं पे अगर आपका एसिड दे दिया जाए और एसिड की रिएक्शन अगर HI रेड फॉस्फोरस के साथ की जाए तो यहां पे भी सेम कंडीशन बनती है। ठीक, एसिड के केस में भी ये CH3 बना देता है। तो यहां पे अगर आप चाहो एक छोटी सी मेमोरी क्लिप आप बना सकते हो। जैसे या तो आपको क्या दे दे? एल्काइल हैलाइड दे दे। ठीक, या आपको क्या दे दे? अल्कोहल दे दे, या आपको क्या दे दे? एल्डिहाइड दे दे, या आपको क्या दे दे? कीटोन दे दे, या आपको क्या दे दे? एसिड दे दे। सभी केसेस में अगर आपने HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा भाई? बोलो, एल्केन मिलेगी। ठीक, कैसे? अगर X है तो वहां पे H लग जाएगा, OH है तो वहां H लग जाएगा, CH हो तो CH3 हो जाएगा, CO है तो CH2 हो जाएगा, COOH है तो CH3 हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट यूज होती है इतनी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में, है ना। फिर कहीं पे आपको सीरीज दे रखी होगी, 3-4 आपको रीजेंट दे रखे होंगे, वहां पे कहीं बीच में HI रेड फास्फोरस दे देगा, तो आपको वो यूज करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कर लेंगे अब आराम से, इसको लिख लो, बस 2 मिनट का और बचा है। अब नेक्स्ट देखो आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको खुद से ट्राई करने चाहिए। आप इजीली दोनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो यहां पे सीधा इसने प्रोपेनॉन को प्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कीटोन से क्या बना दिया? इसने एल्केन बना दिया, और बोल दिया जो 4 रिएजेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा यूज नहीं कर सकते। अब देखो हमने क्या देखा था भाई, सीधा वोल्फ किस्नर रिडक्शन से कर सकते हैं। ठीक, HI रेड फास्फोरस से भी सीधा कीटोन या कार्बोनिल सब्सटेंस से एल्केन बना सकते हैं, और यहां पे हमने क्या देखा? ZnHgHCl क्लीमेंसन रिडक्शन से भी बना सकते हैं। लेकिन LiAlH4 अगर ये यूज करेंगे तो आपका डायरेक्ट एल्केन नहीं बनेगा बल्कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा, तो ये यूज नहीं किया जा सकता, यानी आंसर क्या आ गया आपका? 4 आ गया। यही हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। इसमें देखो क्या दिया इसने, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें इसने ओनली CO ग्रुप को CH2 में चेंज किया है। तो CO ग्रुप को CH2 में चेंज करने के ये 3 मेथड तो है, N2H4 ये वाले 3 मेथड है, तो इन तीनों में से कोई यूज करेंगे। एक तो ये 4th इसने दे दिया LiAlH4, ये तो यूज करेंगे नहीं, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा यूज होगा आपको ये देखना है। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई? देखो यहां पे जो इसने OH दिया है ना, इसने OH को नहीं छेड़ा, जो अल्कोहलिक पार्ट यहां पे है इसको नहीं छेड़ा। मान लो अगर इस क्वेश्चन में आप ये ले लेते ZnHCl ले लेते, तो ये क्या करता है? ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये यहां पे एसिडिक मीडियम होने की वजह से कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं, ये तो OH यानी अल्कोहलिक पार्ट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ पक्का करता, तो ये तो हम नहीं ले सकते। और यहां पे अगर HI रेड फास्फोरस ले लेते तो ये भी एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम यहां भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा, इसलिए हम ये भी नहीं ले सकते। और यहां पे हमने क्या देखा? ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम यहां पे OH के लोन पेयर के साथ साथ छेड़छाड़
नहीं करेगा, इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका 3। देखो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। अगर यहां पे आपने, ये तो बन गया था वहां पे, ये तो बन गया, और यहां पे OH में अगर ये एसिडिक मीडियम लिया होता तो क्या होता, यहां पे इस पे अटैक हो जाता। इसलिए हम इस रिएक्शन को फर्दर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यहीं पे रोकना है, तो ये दोनों यूज नहीं करेंगे। ठीक, एसिडिक मीडियम नहीं लेना, बेसिक मीडियम में करवाएंगे। समझ आ गई? ये था आपका आज का हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर। अब देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला वगैरह जनरल सी चीजें पढ़ी थी। भाई CC बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? 84 किलो कैलोरी, CH बॉन्ड की 98 किलो कैलोरी। ठीक, उनकी बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, CC की कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, और CH की कितनी है? 1.12 एंगस्ट्रॉम। ये हमने पढ़ा था। फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ गए। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सिंपल सा मेथड देखा था कि हाइड्रोजनेशन करेंगे मेटल की सरफेस पे। PT ले लो, PD ले लो या निकी ले लो। PT और PD पे का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। लेकिन निकिल का सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होता, इसलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। और इस रिएक्शन को सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं। और अगर रेनी निकल ले लिया जाए, यानी निकिल एल्यूमिनियम अलॉय पाउडर फॉर्म में ले ली जाए, उसको रेनी निकल कहते हैं, तो उसमें भी आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो आपकी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। और मैंने ये भी आपको सिखाया था, यहां पे सिन हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो पहले हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, फिर एल्काइल हैलाइड से। इसके दो मेथड थे, एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस से, दूसरा था आपका रिडक्शन मेथड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस में हमने 6 नेम रिएक्शन पढ़ी थी। सबसे पहले क्या आई थी? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल हैलाइड लिए, उनकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इससे क्या बना? आपका सिमेट्रिक एल्केन्स बने थे। ठीक, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको? इसमें कभी भी अनसिमेट्रिक एल्केन अच्छा यील्ड नहीं देते हैं, यानी ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स अच्छा यील्ड नहीं देंगे। और ना ही आपका वुड्स रिएक्शन से हम मेथेन बना सकते हैं, ये हमने देखा था। फिर क्रॉस वुड्स से हमने ये सीखा था कि क्रॉस वुड से हम जो क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अच्छा यील्ड नहीं देता, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, और सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो अच्छा यील्ड कैसे बनेगा? समझ आ रही बात? तो सिंपल सी बात है, वुड्स रिएक्शन में आपको सिंपल ये चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात 2 मोल लेंगे, सेम मोल लेंगे, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेंगे, सेम लेंगे, और उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनेगा? हायर एल्केन बनेगी, सिमेट्रिक एल्केन बनेगी। इतना सा पढ़ना था। फिर वुड्स के बाद हमने फीटिक रिएक्शन पढ़ी थी। फीटिक रिएक्शन में हमने फिनाइल क्लोराइड लिया था, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो उसमें क्या था भाई? फिनाइल फिनाइल जुड़ गई तो बाइफिनाइल बन गया था। फिर क्या करा था? वुड्स फीटिक रिएक्शन कराई थी। वुड्स फीटिक रिएक्शन में हमने क्या करा? एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एक फिनाइल क्लोराइड ले लिया, सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो उसमें क्या बन गया था? आपका फिनाइल और मिथाइल ग्रुप जुड़ गए थे, और आपका वहां पे टोलिन बन गया था। उसके बाद हमने उलेमान कंडेंसेशन किया था। इसमें हमने फिनाइल आयोडाइड के 2 मोल लिए थे और कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया था, जिसे हमें बाइफिनाइल प्रोडक्ट मिला था। फिर नेक्स्ट हमने फ्रैंकलैंड रिएक्शन की थी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हमने 2 मोल लिए थे एल्काइल हैलाइड के। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जिंक के साथ हीट करके हमने एल्केन बना लिया था, जिसमें सिमेट्रिक एल्केन भी बन सकती है और अनसिमेट्रिक एल्केन भी बन सकती है। अब डिफरेंस क्या है? यहां पे देखो, वुड्स रिएक्शन में ओनली सिमेट्रिक एल्केन आपकी बन रही थी, यहां पे अनसिमेट्रिक एल्केन भी बन सकती है। वुड्स रिएक्शन में हम ओनली 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे थे। टर्सरी हैलाइड से हम रिएक्शन नहीं करवा पा रहे थे, यहां पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी हैलाइड यूज कर सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद आया था कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी एलआई ईथर के साथ, फिर उसकी रिएक्शन कराई गई। उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ था कॉपर आयोडाइड के साथ, और थर्ड स्टेप में हमने आरएक्स के साथ करवाई थी, जो आप सेम भी ले सकते हो और डिफरेंट भी ले सकते हो। तो इसमें भी हमने यही बोला था, सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक एल्केन आर ऑब्टेन्ड। लेकिन इसके साथ साथ हमने बोला था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन टर्सरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहां पे नहीं करवाई जाती है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस से। फिर हमने रिडक्शन पढ़ा था। रिडक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिडक्शन करा था, आरएक्स की रिएक्शन करवाई थी एमजी के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो आरएमजीएक्स आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है,
इसकी रिएक्शन अगर किसी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ करवाई जाए तो डायरेक्ट RH टाइप एल्केन बना देता है। लेकिन यहां पे अगर इसकी रिएक्शन यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन अगर आप RX के साथ करवाते हैं तो वहां पे वो NSR से हायर एल्केन देता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने लास्ट पढ़ा था रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड। तो मेटल एंड एसिड वाले केस में हमने ये देखा था मेन कंपाउंड देखे जैसे LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को रिड्यूस करेगा, जबकि टर्सरी हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, वहां पे बीटा एलिमिनेशन देगा। ठीक, फिर इसके बाद हमने NaBH4 देखा था एसिडिक मीडियम में। इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि ये ओनली सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड को रिड्यूस करेगा, प्राइमरी हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा बिकॉज इट इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर थर्ड हमने TPH लिया था जो कि एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो ओनली हैलाइड पार्ट को रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमने अल्कोहल का रिडक्शन किया था। अल्कोहल के रिडक्शन में हमने HI रेड फास्फोरस यूज किया था। HI रेड फास्फोरस ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को रिड्यूस करता है। अगर टर्सरी अल्कोहल को रिड्यूस करने की कोशिश की वहां पे एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वहां पे आपकी एल्कीन बन जाएगी। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्या किया था? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सब्सटेंस। वहां पे हम HI रेड फास्फोरस यूज कर सकते हैं। जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में कलिमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, या हम क्या कर सकते हैं N2H4 बेसिक मीडियम में वोल्फ-किस्लर रिडक्शन से हम क्या करें कार्बोनिल सब्सटेंस से सीधा एल्केन बना लेंगे। और यहां पे हम एसिड की रिएक्शन सीधा HI रेड फास्फोरस के साथ करके भी एल्केन्स बना सकते हैं। अब देखो ये आपका हैलाइड दिया गया हो, अल्कोहल दिया गया हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, डायरेक्ट HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके आप एल्केन बना सकते हैं। समझ आ रही बात? ये आज हमने सीखा है। अगर आप चाहते हैं NCERT पढ़ना तो आप NCERT में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करना बेसिक आपके हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक दिया है, एक बार रीडिंग ले लेना। इसमें थियोरेटिकल चीजें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एल्केन्स के बारे में लिखा है, फिर नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दिया गया है। ये पहले ही ऑलरेडी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है आइसोमेरिज्म में, जैसे हमने देखा C6H14 के कितने आइसोमर बनते हैं? 5 आइसोमर बनते हैं। C7 हेक्सेन के 5 बनते हैं, हेप्टेन के हमने 9 बनाए थे। यहाँ पे लिखा C10H22 डेकेन के 75 बनते हैं, ये याद रख लेना। ये NCERT में लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ ले। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया आपके। इसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन में हमने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया और फ्रॉम अल्काइल हैलाइड पढ़ लिया। बाकी का बचा हुआ हम कल पढ़ेंगे, अभी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बस इतना ही पढ़ लो। ये जो प्रिपरेशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इतना पढ़ लो, इतना काफी है। बाकी कल पढ़ लेना। आधी NCERT आज पढ़ लो, आधी कल पढ़ लेना। और पढ़ने में NCERT पढ़ने में आपको मैक्सिमम 20 to 30 मिनट लगने चाहिए। फास्ट पढ़ना है, कहीं वहां पे भी आप IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हो, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो और बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हो। फास्ट पढ़ना, जैसे मैंने रिवीजन कराया ना, इतना फास्ट पढ़ना है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। और पढ़ना क्यों, इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार आप अगर वो उसको रीडिंग ले लेंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मैंने NCERT पढ़ी या नहीं पढ़ी। अभी साथ साथ पढ़ दो, अभी बेनिफिट अच्छे से कर लोगे तो ठीक। तो NCERT एक बार चाहे तो आप रीडिंग ले सकते हैं। वैसे मैं यहां पे एक भी लाइन आपकी NCERT की नहीं छुड़वा रहा हूं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये NCERT में लिखा हुआ है, और नहीं भी बोलता हूं तो मैं करवा रहा हूं। टेंशन नहीं लेना है और सेकंड लेक्चर के लिए तैयार रहना है। बाकी जो बचा हुआ आपका एल्केन का पार्ट है NCERT में आगे जो दिया गया है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।